पश्चिम बंगाल ऐसा लगता है जैसे ममता और नरेंद्र मोदी के बीच में महायुद्ध का अखाड़ा बन गया है। जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव के पहले से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को अपदस्थ किया जाए, उनको हटाया जाए। विधानसभा के चुनाव में उनको किसी तरीके की कोई कामयाबी नहीं मिली। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अंत में वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। अब जबकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में पहले संदेश खाली का मुद्दा खड़ा करना और उसको राज्यपाल से लेकर पार्टी कार्यकर्ता तक ने जिस तरीके से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने जिस तरीके से उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, उस मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश की, उस मुद्दे को ऐसा साबित करने की कोशिश की कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब है, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स, मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स करती हैं। उसके बाद अब नया शुरू हुआ है भूपति नगर में। दर्शकों को बता दें, दरअसल भूपति नगर में एनआईए के अधिकारियों पर हमला हुआ था। इस मामले में 2022 में एक ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने के लिए एनआईए गई थी। मनोव्रत जना और वैली चरण मोइती दो आरोपी हैं, उनको दरअसल गिरफ्तार करने के लिए गई थी। लेकिन इस बीच वहां पे एनआईए के अधिकारियों पे जबरदस्त तरीके से हमला हुआ। कुछ को चोटें भी आई हैं और कुछ स्थानीय नागरिकों को भी चोटें आई हैं। लेकिन यह मामला यहीं पर नहीं थमा। दरअसल ममता बनर्जी, उनकी सरकार का यह कहना है कि एनआईए के अधिकारी जानबूझकर टारगेट करके, ताकि ममता बनर्जी की सरकार को गलत तरीके से पेंट किया जाए, यह पूरी की पूरी कार्रवाई की है। उन्होंने स्थानीय पुलिस से किसी तरीके की कोई मदद लेना उचित नहीं समझा। अब मामला आगे तब बढ़ गया जब एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर स्थानीय पुलिस ने दर्ज कर ली। एनआईए और सीआरपीएफ दोनों महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगे हैं और ममता का कहना है कि दरअसल घर में जबरन घुसने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी ने खुद इस बात को कहा है। दरअसल ये एफआईआर दर्ज की गई एक महिला की कंप्लेंट के ऊपर, जिनका कहना है कि मेरे घर में घुसे, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, यानी उनके साथ छेड़छाड़ की और उनके साथ मारपीट की। अब आप ये सोचिए कि केंद्र की एजेंसी एनआईए, जो आतंक विरोधी गतिविधियों को रोकने की कोशिश करती है या उसको संदर्भ में देखने की कोशिश करती है, वो पश्चिम बंगाल जाती है, किसी घर में घुस के वो ब्लास्ट के आरोपियों को अरेस्ट करने की कोशिश करती है और वहां पे हंगामा होता है, एनआईए के अधिकारी पिट जाते हैं। ये दूसरा वाकया, पहले ईडी के अधिकारी पिटे थे और फिर पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है और फिर उस पर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जबरदस्त तरीके से राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। तृणमूल इसके विरोध में आज दिन में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने दिल्ली राजधानी में चुनाव आयोग के सामने धरना देने की कोशिश की और यह कहा कि 24 घंटे तक यहां धरना देंगे। थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने बुरी तरीके से सांसदों की परवाह किए बगैर उनको उठाया और थाने ले गए और वहां पे हिरासत में रखा। तो ये दर्शाता ही दरअसल कहीं ना कहीं ममता और मोदी के बीच में एक तरीके की का महायुद्ध जारी है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर 2019 का परफॉर्मेंस अगर दोहरा नहीं पाई, यानी 42 में से 18 सीटें लेकर नहीं आ पाई, तो उसके लिए दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले इसकी जड़ में जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे, कितनी सीटें मिली थी। अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस को 43.3% वोट मिले थे, 22 सीटें उनको मिली थी। बीजेपी को 40.7% वोट मिले थे, 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 5.67, 2 सीट, और लेफ्ट को 6.33 और 0, उनका खाता भी नहीं खुला था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 18 सीटें मिली थी, वहीं 2014 में भारतीय जनता पार्टी कहीं आसपास नहीं थी तृणमूल को किसी तरीके का कंपटीशन देने में। तृणमूल को 39.8% वोट, 34 सीटें, बीजेपी को 17% वोट और 2 सीट, कांग्रेस को 9.7% वोट और 4 सीट, लेफ्ट को 23% वोट और 2 सीट। यानी बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो लेफ्ट से भी कम था और ममता से तो काफी कम था। लेकिन जब यही 2021 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी ने दावा किया कि वो 200 से पार जाने वाली, जैसे इस बार 400 पार जाने की बात कर रहे हैं। तो तृणमूल का वोट शेयर बढ़ के हो गया 48.02, 215 सीटें उनको मिली। बीजेपी को 38.15, 77 सीटें मिली और कांग्रेस प्लस गठबंधन का 10.4%, 1। अब ये जो आंकड़े हैं,
अगर इन तीनों आंकड़ों को एक संदर्भ में रखा जाए और उसको अगर 2019 के आंकड़ों को महत्वपूर्ण माना जाए और साथ ही साथ 2021 के आंकड़ों, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में तृणमूल की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, यानी वो तगड़ी टक्कर दे सकती है। विधानसभा के चुनाव में उसका वोट शेयर कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी 38% है। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में सिर्फ 2.5% वोटों का फर्क है। और अगर ये 2.5% वोट अगर बीजेपी बढ़ा लेती है या तृणमूल का वोट प्रतिशत लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर गिर जाता है, तो फिर आप सोचिए वहां क्या होगा। यानी ममता का किला ढह भी सकता है। तो इसी में करेंगे चर्चा और बातचीत। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कलकत्ता से, यानी कोलकाता से हमारे साथ मौजूद है मोनीदीपा बैनर्जी, बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही बड़ी पत्रकार वहां की है। हमारे साथ प्रभाकर मणि तिवारी भी हैं, वो भी वहां के बड़े पत्रकार माने जाते हैं। साथ ही साथ विजय त्रिवेदी जी अपने मुस्कान के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और यशोवर्धन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि यशोवर्धन आजाद साहब के भाई कीर्ति आजाद साहब जो बड़े क्रिकेटर थे, वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पे वहां चुनाव भी लड़ रहे हैं। खैर, प्रभाकर जी, ये जो पूरी लड़ाई दिखाई पड़ रही सरफेस पे, ये क्या वाकई में इस बार बीजेपी ने ठान लिया कि ममता बनर्जी को इस बार उन्हें ठिकाने लगाना है? ठिकाने का मतलब उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें छीन लेनी है? क्यों ये लड़ाई इतनी तीक्ष्ण हो गई है? देखिए, अगर आप थोड़ा पहले जाएं 2021 के विधानसभा चुनाव या 2019 के लोकसभा चुनाव, तो आपको लगेगा जहां ये आक्रामक बयानबाजी खत्म हुई थी वहीं से शुरू हुई है। ये कोई नई बात नहीं है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में कहा था कि ममता दीदी मुझे कपड़े बेचती है, मुझे मिठाइयाँ बेचती हैं, आम बेचती हैं। वहाँ से ये शुरुआत हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। उसके जवाब में ममता ने भी पलटवार किया, कहा कि अगली बार रसगुल्ले भेजूंगी तो उसमें कंकड़ भर के भेजूंगी। तो उसके बाद वो मामला 2021 में और आक्रामक हो गया। और वहीं जहां आप देखें 2021 में आखिरी चरण के चुनाव तक जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ चल रही थी, भाषाई स्तर गिर गया था। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब उस स्तर से नीचे जाकर बिलो द बेल्ट, जिसको अंग्रेजी वाले कहते हैं, उस तरीके से हमले होने लगे थे। तो वहीं से शुरू हुआ है 2024 में, क्योंकि इस बार ज्यादा कुछ दांव पर है, खासकर बीजेपी के लिए, ममता के लिए भी दांव पर है। कम से कम उनको अगर सीटें बढ़ा नहीं सके तो जितनी सीटें जीती थी पिछली बार 22, उनको बचाने की चुनौती है। बीजेपी के सामने भी वही चुनौती कुछ बड़ी है, क्योंकि ममता के सामने देश में सरकार बनाने का लक्ष्य नहीं है फिलहाल। उनको यहाँ अपनी साख और नाक का सवाल है बंगाल में पहले तो, लेकिन बीजेपी की चुनौती बहुत बड़ी है। तो बीजेपी निश्चित रूप से, और हो सके तो उसमें 2-4 और बढ़ जाएं। और तमाम कथित मीडिया में, नेशनल मीडिया में तो ये सब आ ही रहा है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी और 22 और 25 तक सीटें दिखाई जा रही है। क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आक्रामकता तो यही सबूत दे रही है। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, पहले दौर में जिन 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, उसमें ममता के पास या उनकी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार वो सीटें बीजेपी ने जीती थी, इसलिए चुनौती बीजेपी के लिए बहुत कठिन है वो। जी, बट ये जो एनआईए के ऊपर हमला हुआ, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जी, एनआईए के ऊपर हमला, देखिए ये शुरुआत कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी सीबीआई और एनआईए और ईडी की टीमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। जब सीबीआई की टीम कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने गई थी चिट फंड घोटाले में, तो ममता पहुंच गई थी। सीबीआई की पूरी टीम को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया था। तो ये जो नेता आक्रामक बयानबाजी एक देते रहे कि केंद्रीय एजेंसियों को बीजेपी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, तो आम लोगों में तो एक नैरेटिव बनी जाता है नाराजगी का कि ये बदले की भावना से चुनाव के समय तो एक वो गुस्सा निकलता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं नेताओं के बयान भी जिम्मेदार हैं, नहीं तो आम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी भी पुलिस वाले या सीआरपीएफ पर हमला करें। तो एक नेताओं के बयान से एक माहौल बनता है इलाके में। और ईडी की टीम पर हमले हुए, फिर शंकर आढ़िया जो ज्योति प्रिय मल्लिक के हैं उनके घर भी गए, तो प्रदर्शन वगैरह हुए, नारेबाजी वगैरह हुई। तो बंगाल में कह सकते हैं ऐसा एक कल्चर रहा है विरोध प्रदर्शन का और इन सब चीजों का। अब नेताओं के आक्रामक बयानों ने माहौल को और उत्तेजित कर दिया है। बट प्रभाकर जी, एक सवाल है, उसके बाद फिर मोनीदीपा के पास जी के पास में जाऊंगा। क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक है एनआईए के अधिकारियों को या सेंट्रल गवर्नमेंट को संदेश देने के लिए?
ये तो कहना मुश्किल है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चुनाव के समय ही क्यों आधी रात को बिना स्थानीय पुलिस प्रशासन को बताए घर में घुस गए। और जब एक टीम पहुंची थी लोकल थाने पे, पुलिस वाले साथ निकल रहे थे, तभी हमले की खबर आई। स्थानीय एसपी का बयान है कि उन्होंने तय समय के पहले ही मौके पर पहुंच गए। तो एक प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी या दूसरे राज्य की पुलिस आती है तो लोकल थाने या लोकल पुलिस के साथ जाती है। तो इसमें अब परस्पर विरोधी दावे हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ममता ने भी कहा कि आधी रात को घुस के छेड़छाड़ करेंगे तो लोग क्या समझेंगे, महिलाएं अपनी इज्जत बचाएंगे ही। तो इस तरह की बातें हो रही है। तो पॉलिटिक्स तो है, और अब पॉलिटिक्स हो भी रही है इस मुद्दे पे दोनों तरफ से। तो दोनों चीजें पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकती है। प्रभाकर जी, क्या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, स्थानीय पुलिस को, एनआईए के अधिकारियों के द्वारा? अब पुलिस का दावा है कि इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन जो एक तय समय हुआ था कि इतने बजे जाएंगे, तो उससे पहले ही एनआईए की कुछ टीमें मौके पर सुबह 5:30 बजे पहुंच गई थी। अभी पुलिस के साथ कुछ और समय तय हुआ था, लेकिन उसके पहले ही पहुंच गई थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।